आदेश गुजर जी और हमारे जुझारू नेता नितिन जाटव जी, जो सभासद जी हैं रोहतास जाटव जी, तमाम मुरादनगर की पावन धरती पर विनोद प्रधान जी और मेरे सम्मुख बैठे हुए पिता तेज बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इतनी अच्छी खासी संख्या में मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, सम्मानित साथियों, 5 मिनट लूंगा आपकी और मेरी बातों को आप सबको 5 मिनट सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं अम्बेडकर साहब का बेटा हूं और आप भी बाबा साहब के बेटे हैं। साथी, सर्वप्रथम बोधिसत्व, कोटि कोटि दलितों के आदर्श और नेता, शुभ चिंतक, मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए समस्त हिंदुस्तान के महापुरुषों को नमन करते हुए आज मुरादनगर की सरजमी पर पहुंचकर आप लोगों ने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया, मैं आपका ऋणी हूं सम्मानित साथियों, और वादा करता हूं आपसे कि अगर रात के 12 बजे भी कोई भाई बहन माता या मेरा छोटा भाई दोस्त या कोई नेता मुझे अगर आवाज देगा तो आपका काम करने का साथियों काम करूंगा। सम्मानित साथियों, हम सब बाबा साहब की औलादे हैं, हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं। बड़ा दुख होता है जब एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और दूसरी तरफ हमारे भाई दारू पीकर नाली में पड़े मिलते हैं। साथियों, सम्मानित साथियों, मैं इस पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में शिक्षा में और नशे में काम करता हूं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। अगर आज मैं शिक्षित ना होता तो शायद ये माइक मेरे हाथ में ना होता, ये मंच मैं इस मंच पर ना होता। तो सम्मानित साथियों, भले हमें आधी रोटी खाने को कम मिले, लेकिन हमें कसम खानी होगी कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। अगर बाबा साहब शिक्षित ना होते तो बाबा साहेब ना होते, अंबेडकर साहेब ना होते। सम्मानित साथियों, ऐसी महान हस्ती का बलिदान जिन्होंने अपनी इतनी कुर्बानियां हमें नरक से निकालने में दी, अपने अपने गिरवान में झांक के हम देख ले कि हम कितने उनके नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। सम्मानित साथियों, 14 अप्रैल मनाने का कोई फायदा नहीं जब तक हम अंबेडकर साहब के अनुयायी ना बने। हम इस देश के मूल निवासी हैं। साथियों, सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं साथियों। सम्मानित साथियों, आज हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। अब जिसका बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, चाहे गरीब का पढ़े चाहे अमीर का पढ़े। अब कोई माई का लाल नहीं कहने वाला कि कोई लाओ 2 लाख, कोई लाओ 5 लाख, मैं आपके बच्चे की नौकरी लगा दूं। कंपटीशन का जमाना, कंपटीशन का क्षेत्र है, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। और नौजवान साथियों, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, अपने परिवार वालों का बेवकूफ मत बनाओ, क्योंकि इस देश में, इस दुनिया में सबसे आसान काम है माँ बाप का बेवकूफ बनाना। अगर घर से पढ़ने के नाम पे निकले हो तो पढ़ के दिखाओ। अरे ले लो मुझसे प्रेरणा, मैंने भी पढ़ाई की है साथियों, और पढ़ के अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, इस मुरादनगर का नाम रोशन करो। तुम बन सकते हो IAS, तुम बन सकते हो PCS, तुम बन सकते हो इंजीनियर, कलेक्टर, वकील, सब बन सकते हो साथियों। बस थोड़ा सा समय लगाना है। मोबाइल छोड़ दो और शिक्षा पे ध्यान दे लो। मेरे प्यारे साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि ये समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकता।
हमारे पास ना तो जमीन है, ना पैसा है, ना कारोबार है। हमारे पास बस एक चीज है, वो शिक्षा। और शिक्षा बिल्कुल फ्री है। आप पढ़िए और मेहनत करिए। इंटर करने के बाद आपका स्वास्थ्य, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप शिक्षा पे ध्यान देंगे। साथियों, मेरा दूसरा विषय है नशा। मैं नशे पे काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसे पूरा भारत नशा मुक्त हो जाए। ये सब हालेंगे। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश नशा मुक्त हो, ये जिला गाजियाबाद नशा मुक्त हो, ये मुरादनगर की पावन धरती नशे से मुक्त हो। सामान्य साथियों, नशा वह जहर है, यह जिस घर में घुल जाता है उसका नाश कर देता है, उसका सत्यानाश कर देता है। सामान्य साथियों, जिस घर का मुखिया दारू पीता है उसकी पत्नी से पूछ लो, उसके बेटे से पूछ लो, उसकी बिटिया से पूछ लो, उसके घर की हालत क्या होती है। साथियों, सामान्य साथियों, इस नशे से दूर हो जाओ, दारू को छोड़ दो। बड़े स्वाभिमानी जाति के लोग हैं आप, बहुत सुंदर मेहनती लोग हैं आप, बहुत अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं आप। बस आपको सही दिशा तय करनी है कि हमें शिक्षित होना है या नशा करना है। हमें शिक्षित होना है और नशा करना कैसे छोड़ना है। साथियों, सम्मानित साथियों, कोई बड़ा विषय नहीं है। आप चाहें तो आज बाबा साहब के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर यहाँ पर कसम खाकर जाएंगे कि हम 10 लोगों की दारू छुड़ा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ना तो नशा करेंगे और ना नशा करना देंगे। साथियों, सम्मानित साथियों, आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि ना तो हम नशा करेंगे और ना नशा करने देंगे। कितने लोग मेरे साथ हाथ उठा के कहेंगे, कौन कौन चाहते हैं कि हमारे यहाँ से दारू समाप्त हो जाए, हमारे घरों से, परिवारों से दारू समाप्त हो जाए और हमारे घरों में शिक्षा आ जाए। आप सब चाहते हैं तो सब कर सकते हैं। साथियों, तो साथियों, बाबा साहब की जयंती मनाने का, ये कार्यक्रम करने का, इन साथियों को इतनी मेहनत करने का, मुझे बुलाने का तभी फायदा है मेरे भाइयों, जब हम कसम खा लें कि हम शिक्षित बन के दिखाएंगे और नशे से दूर हो जाएंगे। सम्मानित साथियों, आप सब यहाँ से ये प्रण लेकर जाएंगे कि हम सबको शिक्षित बनना है और नशे से दूर जाना है। साथियों, यही बाबा साहब की प्रेरणा थी, यही हमारे समाज के वरिष्ठ नेताओं की प्रेरणा है और यही मेरी प्रेरणा है। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छे से स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है। परम पूज्य बाबा साहब जाने में भारत। देखो, भीम जी का नाम ले रहा हूँ लेकिन आवाज नहीं निकल रही। लगना चाहिए हम सब भीम के आने वाले बैठे। जय भीम, जय भीम। देखिए, बाबा साहब के लिए हमारे मंत्री जी आदरणीय सब बता के गए हैं कि हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं, तो जन्मदिन के साथ उनके आचरण से चलें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा तो निवेदन सिर्फ यही है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति हिंदुस्तान से पढ़ने के लिए लंदन जाते हैं, विदेश में जाते हैं और वहां से शिक्षा सीखकर अपने देश में उसका प्रचार करते हैं और एक ऐसा संविधान लागू करते हैं भारत देश के अंदर जिसके अध्यक्ष वो है। एक नाम रोशन हिंदुस्तान में, देश विदेश में भी वो लोग नाम कमाते हैं और आज भी हमारे दिलों में है। और हर आप सरकारी अस्पताल में चले जाए, सरकारी दफ्तर में चले जाए तो बाबा साहब का तस्वीर भी लगती है और सब प्रणाम करते हैं नमन से। तो मैं तो अपने साथियों से यही निवेदन करता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दें। और एक मेरे भाइयों में अभी जो मंत्री जी कहते हैं नशे की बहुत ज्यादा लत है, उसको मैं चाहता हूँ कि बहुत कम कर करके धीरे धीरे छोड़ दें और अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे का रास्ता दिखाएं। आज हिंदुस्तान भी डेवलप की तरफ चल रहा है, उसी तरह हम लोग उसके मिलते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें, अपने समाज को बढ़ाने का काम करें, अपने शहर को आगे बढ़ाने का काम करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर केशव त्यागी जी। बहनों,
मेरा सौभाग्य है कि इतने अच्छे कार्यक्रम में यहाँ आने का मौका मिल गया। अंबेडकर जी का हेलो 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 नाम ऐसा है कि अच्छा लगा मुझे। और मैं बीच में एक दो बात ऐसी कहूँगा, शायद बुरा लगेगा आपको, क्षमा चाहूँगा। जितनी उन्होंने मेहनत की अंबेडकर जी ने देश को बचाने के लिए, अंबेडकर उन्होंने संविधान लगाया, लेकिन मैं जो कड़वी बात कहना चाह रहा हूँ कि जब सरकार बनी कांग्रेस की तो उन्होंने उनको सम्मान देना था, वो नहीं दिया। इनका नंबर बता दीजिए। उनको मतलब उन्हें नेहरू जी ने उन्हें राजनीति, मेरा नंबर 905888 910 और संविधान बनाया। आज उसी संविधान के कारण से ये देश जो है अखंड है। और नोट करो, नोट ना करो, स्वास्थ्य का खराब, मैं इसी बात से ज्यादा अपने जय भीम। मास्टर नरेंद्र के नाम से या अपना भारत अपना भारत। डॉक्टर केशव त्यागी जी का सम्मान करेंगे हमारे भाई मनोज भारती जी, अरुण कुमार जी और भाई भाई रोहतास कुमार सभासद जी और जय साहब मिंटू तोड़ीवाल जी आएंगे और हमारे डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। और इसी के साथ मुजफ्फरनगर से चल करके आए सीताराम कटारिया जी, जिन्होंने सिर्फ पुस्तकालय के लिए आपने जमीन सुरक्षित करा रखी है, उसमें पुस्तकालय बनाने के लिए डॉक्टर साहब बहुत प्रयासरत है और कितना प्रयास उनका सफल होने जा रहा है उसके बारे में 1 मिनट में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। मेरे भाई बड़े भाई ने एक आदेश दिया है, लेकिन नहीं छोटो की बात पहले मानी जाती है, लेकिन मैं सही बात से कहना चाहता हूँ। ये मैंने प्रस्तावित है, ये जो जगह है अम्बेडकर जी के नाम से पुस्तकालय की है और जगह को और पीने तो कोशिश की, संजय त्यागी ने बात की तो हमने जो है उसको थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। और सफल होंगे कि नहीं होंगे मैं नहीं कह सकता। मैंने तो ये कहा है कि हमारा दुर्भाग्य है शहर में कि अगर कोई आदमी 50 आदमी मीटिंग करनी पड़ेगी तो घर में टेंट लगाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो हमने जो उसको सुझाव मेरा हुआ सबका कि इसमें ऑडिटोरियम के लिए प्रस्तावित है और उसके ऊपर पुस्तकालय रहेगा, अम्बेडकर जी के नाम से जैसे है वो रहेगा। लेकिन मुझे कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन डॉक्टर केशव जी हमारे क्षेत्र की नाक हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत जिम्मेदार साथी हैं, तो मुझे निवेदन उनसे इसलिए करना पड़ा कि जो मेहनत वो संजीव त्यागी जी के साथ मिलकर और अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ मिलकर जो कर रहे हैं, जो बाबा साहब के नाम से हमारे यहाँ पुस्तकालय में जो दर्ज है जमीन, उसका मैं आप लोगों के सामने उनके मुंह से कहवाना चाहता था कि वो प्रयासरत है और संभवतः अगले 14 अप्रैल से पहले हमारा ऑडिटोरियम और हमारा पुस्तकालय बन जाएगा। बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरी खाकसार पार्टी को आप हर साल आशीर्वाद देते हैं और मैं आपका बहुत मनोरंजन करने की कोशिश करता हूं, लेकिन सफल ही ना हो पाता, पूरा कर ही नहीं पाता हूं। बाबा साहब का जन्मदिन सभी भाई एक गीत में तालियों से बजाते चलेंगे, जन्मदिन मनाते चलेंगे और फिर आप जैसे कहोगे वैसे होगा, ठीक है नहीं भाई? एक गीत जन्मदिन मनाते चलेंगे बाबा साहब का। आज हमें बहुत खुशी है और ये खुशी हम जाहिर करेंगे ताली बजा करके, गीत गा करके, नाच करके। और आप फिर जैसे कहोगे वैसे मैं भी कर रहा हूँ। पूरी टीम लेके आया हूँ भाई साहब, रुखसाना भी लाया हूँ, कविता भारी लोगी, कविता भारी लोगी, हाँ, और बाल साड़ देगी।
बाबा साहब का जन्मदिन का गीत और ताली बजा करके सब चलेंगे सारे कॉमेडी करोगे कॉमेडी आप बाबा साहब को जहाँ से कहोगे पानी कहाँ है? सुनाने की पानी की कोशिश बोतल करिए, कहाँ? फरमाइश तो करिए। पानी की बोतल तो बैग में रखी उसकी अब खाली पड़ी और पानी भरने लगा उसमें आई वहाँ हाँ वही उसमें। तो मेरे बाबा साहब मेरे बाबा भीम परिणाम है तो कोटि कोटि प्रणाम मंत्र आखिरी दे गए तो बुद्धम शरणम गच्छामि। विधाता ने अपने हाथ से तो लिखी मेरी तकदीर गुरु बस्ती राम तूफान गुरुदेव मेरे ए गुरु मेरी दिल से बधाइयो ज्यादा समय नहीं लूंगा और सभी तालियों से बजाते चलेंगे बाबा साहब के जन्मदिन का गीत कहाँ है? नाचेगा ये। हाँ 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 ये है ये। हाँ 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 दिन जो गया परल आवे हर दिल राग सुनावे ओ बाबा तेरा हैप्पी बर्थडे मनावे तेरा हैप्पी बर्थडे ओ भीम तेरा हैप्पी बर्थडे मनावे तेरा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे मनावे तेरा हैप्पी बर्थडे जो हमारे परल आवे हर दिल राग सुनावे हैप्पी बर्थडे बाबा साहब का बर्थडे मनाते चलेंगे तालियों से बजाते चलेंगे ये कंजूसी मत करो बाबा साहब के लिए सिर्फ बर्थडे के गीत के लिए कंजूसी मत करो फिर क्या कुछ करते रहिए मनावे तेरा हैप्पी बर्थडे ओ भीम तेरा हैप्पी बर्थडे मनावे तेरा हैप्पी बर्थडे ओ भीम तेरा हैप्पी बर्थडे तेरी याद आती है तेरी याद आती है हमारे लिए दिल को सताती है हमारे लिए दिल को सताती है तेरी याद आती है तेरी याद आती है हमारे लिए दिल को सताती है हमारे लिए दिल को सताती है लाए शिक्षा होती यहाँ पे शिक्षा होती यहाँ पे हम होती यहाँ पे तेरा
खड़े हो जाओ, 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 खड़े। शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ। इसलिए आँख नाक में लग गया और पता लग गया उसके चमड़े उड़वा दे, समझा नहीं? क्यों क्या बदतमीजी करा, समझा नहीं? इसलिए आँख में लग गया ना, बीच से आ रहा है। देखिए तुम्हारे
तो सम्मान है, अधिकार दिलाया यही तो सम्मान है, यही तो सम्मान है, हरियाणा से क्या बात है? देना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत ये यहाँ की उपस्थिति बताती है कि आपने यहाँ कितनी मेहनत की है, कितने मन से सब लोग यहाँ आकर के बाबा साहब ने जो काम कौन कौन है? अपने समाज के लिए, अच्छा ये प्रोफेसर साहब जिनकी बात करें डिग्री कॉलेज में, समाज के लिए किया, वो पूरे देश के लिए किया। उन्होंने जो संविधान लिखा, आज जो उन्होंने कभी जात-पात को नहीं माना, ये बहुत खुशी की बात है। मैं यही चाहता हूँ कि जैसे बाबा साहब ने अपने को जात में न बांध करके पूरे देश के बन करके रहे हैं, आज आप भी जात पात से ऊपर उठ करके पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, हर रात के लिए आकर के आगे आप आगे हाथ बढ़ाएं। एक उसी का उदाहरण मैं देता हूँ आपके समाज का, अपना नितिन सभासद है राजनीति के अंदर, बहुत छोटी उम्र, आज तक मुझे लगता है छोटी उम्र जो कि नगेरा तेरे गले में नगर पालिका में नहीं पहुंचा। उसका पहुंचने का कारण सिर्फ यही की है कि उसने हर जाति में, हर बिरादरी में, के बनिया है, अग्रवाल है, ब्राह्मण है, कोई भी है, सबके साथ बैठ बना करके रखी, खाना पीना रखा और सबका पिछले में रहते हुए सबका काम किया। उसी की देन आज वो सभासद बन करके हमारे बीच। ज्यादा बात न कहते हुए, एक काइटवे प्रोग्राम है, आप सभी को पुनः पब्लिक भाई को, डॉक्टर साहब को तुम इतना प्रोग्राम शुरू करो। और साथियों जो अतिथि दीर्घा जो बनी है, इसमें जो हमारे साथी हैं, ऐसे साथी बैठे जिनको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, दूसरी तरफ बैठना चाहिए, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो बिना नाम लिए कृपया सीट को खाली करें। बहुत सारे अतिथियों का भी आना है। बार बार मुझे कहना चाहिए, खांसी का मौसम से चला रुखसारा का, उसका गला थोड़ा सा चल रहा है जी, तो कबूल कर लियो। भाई साहब, भाई यार, मैं अपने घर में घुसा, मैंने देखा अम्मी नहीं दिखाई दे रही, अपने कहा गई है, तो शाम से पूछता हूँ, हाँ सेठ जी, अम्मी कहा गई? अम्मी तो खाली हो गई है सेठ जी। हालू समझते हैं ना सब, माँ अपने जी जाके यानी मौसा के साथ ना कोई बात ना लेते, अपनी को मौज लेते। मुझे क्या पता ज्यादा मौज चली, मैंने अगले दिन देखा अम्मी ने, रुखसाना। हाँ सेठ जी। अम्मी कहा नहीं? हेलो, अम्मी तो खालू गई है सेठ जी। कल भी खालू गई थी, आज भी चली गई। पहले तुझे क्या पता बुढ़ापे में कब हवा लग जा। अच्छा, बिल्कुल पागल ही हो। पागल हूँ?
मैंने जमाना देखा जमाना। मैंने भी दुनिया देखी है दुनिया। हाँ मुराद नगर वालों पैसा दुनिया का तुम्हें दिखा दे वाले को अच्छा ना। हाँ ये भी ध्यान रखना मेरा मुझे अपने को शक लग रहा शक लग रहा है हाँ बाहर निकलो अपना काम करा जाके। धक्का दे रही है शेख सिंह को धक्का दे रही है सारे का वक्त मारूंगा। मेरा तजुर्बा को गलत समझ रही है। देख लूंगी तुम्हारा तजर्बा। जा जरा से बैठ जा। जा रही हूँ। साली धर्राटे काट रही है। भाई साहब 2-4 दिन बात नहीं करी देखो तो अपना घर में रो गई। भाईजान जब भी घर में घुसता हूँ साली रोटी मिलती है और रोना नहीं आता भाई साहब रोटी भी ऐसा रहेगा हुक्का भी नहीं हो है शेख जी अम्मी तो खालू के साथ भाग गई। मैं तुझे पहले कहा था अम्मी का ध्यान नहीं भागेगी। क्या देख रहे हो? अम्मी को देख रहे हो अम्मी को गायब में। हाँ यहाँ मेरे अरे साल अम्मी को वैसी बदनाम कर रही है मेरी अम्मी को। क्यों गायब में? अम्मी तो बैठी प्रोग्राम में बैठी है। भाई साहब एक दफे की बात बताऊं भाई मेरे लगे दस्त भाई बीमारी किसी की हो सकती है क्या भैया जी। भाई दस्त लगे मैं बोला डॉक्टर के साथ मगर डॉक्टर साहब दस्त लगे बहुत जबरदस्त कहने फिर मगर दवाई दे दो एकदम। कहने कैसे दस्त है मगर ऐसे दस्त है और पखाने में बैठा रहता हूँ। लगा भैया ऐसे करिए डॉक्टर समझ गया बेवकूफ बना रहा सेठ से लिए लगा एक बार सुन गुड़ का हलवा बना के खाइयो बिल्कुल ठीक पर मेहनत मैं पहुंचा घर हाँ रुखसाना। हाँ शेख जी। रुखसाना हाँ जी। मैं डॉक्टर के गया हूँ। हाँ डॉक्टर कह रहा गुड़ का हलवा पका खाइयो। हाँ तो कोई बात नहीं है मैं तुम्हारे लिए गुड़ का हलवा पका देती हूँ। पका दे ठीक है लेकिन शेख जी हाँ हलवा पकाओ कहने हमारे यहाँ पर तो कढ़ाई नहीं है। नहीं भगवान में पका दे यार भगवान में नहीं पकता हलवा कढ़ाई चाहिए कढ़ाई। अरे तू कुकर में पका दे कुकर में भी नहीं पकता उसे कढ़ाई अगर कढ़ाई डाली तो हलवा ना पकेगा ना बिल्कुल नहीं पकेगा। बता ना कढ़ाई होगी ना तो हलवा पकाएगी ना तो ऐसे करो शेख जी। हाँ विनोद प्रधानमंत्री करने मांग रहे हो जल्दी कढ़ाई मांग के दिया ये बहुत नहीं पता कढ़ाई मांग ले। हाँ मुझे कढ़ी पता देने वाले भी बहुत कंफ्यूज है। ये बात तो सही है। हाँ कंजूस तो है पर तुम्हें एक बात का पता नहीं शेख जी। हाँ कंजूस के साथ साथ वो बहुत लालची आदमी भी है। हाँ जी वो कैसे उन्हें एक कटोरी हलवे का लालच दे देना कढ़ाई अपने आप निकाल के रखेंगे। ये भैया जाकर देखूंगा। हाँ जाओ। और भाई साहब मैं बोले को भाजी है भाई शेख जी हाँ जी
प्रधान जी तो घर पे नहीं है। प्रधान जी नहीं? नहीं। तुम कौन हो? मैं? हाँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं शेख जी? मैं उनकी घरवाली हूँ। घरवाली? हाँ। कितनी घरवाली बदलेगा साथ? अरे भाई। हाँ। वो हमें कढ़ाई की जरूरत थी, कढ़ाई दे दो। कढ़ाई? हाँ। शेख जी हमारा तो कढ़ाई है नहीं। नाट रही है प्रधान। है? नुकसान कहीं भी लालच कर, लालच की बात है, लालच देखते। ओ भाई। हाँ शेख जी। बात ये थी, हलवा पकाने की बात थी। अगर तुम हलवा के लिए कढ़ाई दे दोगी तो रुखसाना कहती एक कटोरी हलवा तुम्हारे हाथ दे दे। हलवा? हाँ। शेख जी। हाँ। है कढ़ाई। है? लो। मगर सुनो। हाँ। एक कटोरी हलवा जरूर दे जाना। बिल्कुल दे जाएंगे। ठीक है। ठीक है? बिल्कुल लिखवाएगी। हाँ और क्या? आराम का हलवा एक कटोरी हलवा दे जाएगी। भाई साहब बात बताओ। रुखसाना। हाँ शेख जी। ये ले कढ़ाई। लो। अरे परसों ले। हाँ जी। प्रधानी तो मिले नहीं। अच्छा। हाँ प्रधानी कह रही है कटोरी हलवा दीजिए। हाँ तो कोई बात ना, दिया ना एक कटोरी हलवा, क्या हो गया? दिया ना, फ्री का हलवा है, कटोरी हलवा। आराम से बैठ जा। मैं हलवा पकाती हूँ। तू हलवा पका दे, मैं अपना कर लूंगा। ठीक है। चल भाई साहब हलवा पका कर पूरा चेक कर दिया हमने। कढ़ाई से रुखसाना। हाँ शेख जी। भाई कढ़ाई दिया हूँ फिर प्रधानी। कढ़ाई दे दिया आओगे? हलवा तो तुमने सारा खा लिया, वो कहाँ से लेके आओगे? मैं अपना कटवा दीवार पे दे कैसे देखा गया। ठीक है, बाहर रखने दिया हूँ। हलवा तो पकाया नहीं। भाई साहब मैं गया कढ़ाई लेके, रास्ते में पूरी सी पड़ी और मैंने देखा तो बच्चों की खिलौने की होती है कढ़ाई थी, छोटी मोटी कढ़ाई थी बच्चे की। और मैं देखा ये कढ़ाई पड़ी, मैं सारी कढ़ाई पकड़ी और कढ़ाई में रख ली। मैं बोझा प्रधान जी घर। प्रधान जी। शेख जी प्रधान जी तो मीटिंग में गए हैं। मीटिंग में? हाँ। भाभी। हाँ। ये लोग की कढ़ाई। कढ़ाई? हाँ। और हलवा? हलवा? हाँ। हमने हलवा पकाया ही नहीं। हलवा क्यों नहीं पकाया? भाभी। हाँ। इसलिए नहीं पकाया। इसलिए? तुम्हारी कढ़ाई ना घर जाती बच्चा दे दिया। बच्चा दे दिया? हाँ। अब तुम बताओ, अगर किसी बहन बेटी के बच्चा हो जाए तुरंत, हाँ, तो उसे तुरंत काम करवाते हैं? नहीं, काम तो नहीं करवाते। फिर तुम्हारे कढ़ाई में घर जाती बच्चा दे दिया तो मैं इसे हलवा पकवाता। अच्छा। एक बच्चा भी तुम्हें रख लो। ये छोटी कढ़ाई भी हम रख लें? बच्चा भी तुम्हें। ठीक है शेख जी। और सुनो शेख जी, अगर तुम्हें किसी भी बर्तन की जरूरत पड़े तो बेहिचक आके ले जाना और बच्चा होते ही ले जाना वापस। ठीक है। ठीक है। ये सही है। अब प्रधानी धोनी बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी ना, एक कढ़ाई की दो दे गया, पर 2-4 दिन बाद मेरा खर्चा था निकल गया। मैं पहुंचा प्रधान जी घर, मैंने देखा प्रधान जी निकल लिया मीटिंग में कहीं, अब मैं पहुंचा घर। प्रधान जी। हाँ शेख जी। भाभी प्रधान जी तो है नहीं घर पे। चलो कोई बात नहीं है, वो थोड़े से बर्तन चाहिए। बर्तन? हाँ। बोलो कौन कौन से? वही भगोना, काबू, तवा, चिमटा, लोटा, थाली, बाल्टी, कुकर, भगोना, लोटा, चिमटा, कटोरी, इतने सारे बर्तन? हाँ। इतने सारे बर्तन बता क्या करोगे शेख जी? सारे मेहमान आ रहे हैं कुछ। ओहो, अच्छा, ठीक है, लो ले जाओ। लो बोरी में भर के दे दिया भाईजान। उन्हें सोची बेगू बात के डबल करके दे जाएगा, और मैंने जा बेचे मुरादनगर में बेच के अपने घर जाना है। अभी नहीं है बर्तन। अभी नहीं है? हाँ। तो फिर कब है? कल को लीजिए सुबह। कल को? हाँ। कल जरूर लेकर जाऊंगी। हाँ लेती जाओ, कल से मैं लेकर जाऊंगी।
हाँ बाजी क्या बात हो गई? अरे रुखसाना, हाँ जी। वो शेठ जी कुछ बर्तन लाए थे, वो पापा वापस कर दो। देखो हमारे घर में ना लड़ाई हो रही है। बर्तन? हाँ बाजी सेठ जी तो अभी है नहीं यहाँ पे, आप कल आ जाना, कल मिलेंगे। कल? हाँ जी। प्रधान जी को भी शिकायत जरूर करेंगे। अगले दिन फिर आ जाए। हाँ तो ठीक है। जमीला जी तुम उसके बर्तन लेके आए क्या? अरे तो गंदी बुलानी। हाँ तब मैं की बर्तन लाता किसी के, अब करीबी में कोई कुछ भी गाना नहीं डाला, अब कोई भी कहने है में जाने की जरूरत नहीं है। एक बात सुन लो, कल आएगी अपने आप झेल लेना। मैं आज अपना ले लेगा। शिकार कर रही है, अगले दिन लठा लेगा अभी। शेख चिल्ली के बच्चे, मुझे बाहर निकाल, बाहर निकल। बुलाओ, मुझे बाहर निकालो। इज्जत से नहीं, ये बोलो बाहर निकल। बाहर निकल मुलाजी। ये कौन है? ये हिमाचल लाई हो लठैत, ये बर्तन निकालो। बोलो मुलाजी क्या बात होगी? मुलाजी हो रहा है, बात बता रहे हो। अरे शेख जी क्या बात हो गई? भाभी हाँ तुम्हारे बर्तन मर गए। बर्तन क्यों मरते होंगे? बर्तन नहीं मरते होंगे? अरे बर्तन कैसे मर गए? तुम कौन हो भैया? हिमाती हूँ। हिमाती? हिमाती के बच्चे इससे पूछ रानी से, बर्तन कहीं ब्याते भी होंगे? बर्तन बच्चे ले जाओ। जब तिन्होंने कढ़ाई का बच्चा रख लिया, हटाइए इसे महाराज को एक बार साइड में कर। तो हिमात लेगा है ना, साला हिमाती को ज्यादा मारो, इतने साले का बक्कर था। तुमने मेरे सामने लगा दिया, पीछे थोड़ा मैं पहले लगा रखा, वहाँ साइड में हो जाता थोड़ा। यहाँ गली में इसीलिए तो लगाया, आने जाने परेशान कर दिए। फुल रखा, पूरा फुल रखा। ऐसा ही मेरा बाबा भी महान बना दिया भारत का सरदार। बाबा भी महान बना दिया भारत का सरदार। फोन दिखाइए, कभी पलट के लाले पड़ रहे, कभी पलट के लाले पड़ रहे, कोई ना हर बतावे से, कोई ना हर बतावे से, कभी पलट के लाले पड़ रहे, कोई ना हर बतावे से, कोई ना हर बतावे से, कभी पलट के लाले पड़ रहे, कोई ना हर बतावे से, कोई ना हर बतावे से। बाहर बैठ के मर्द भीमती टुकड़ा भैसे खावे से, टुकड़ा भैसे खावे से, बाहर बैठ के मर्द भीमती टुकड़ा भैसे खावे से, टुकड़ा भैसे खावे से, बाहर बैठ के मर्द भीमती टुकड़ा भैसे खावे से, टुकड़ा भैसे खावे से, बाहर बैठ के मर्द भीमती
भाई करता ना सम्मान ऐसा दान गए विद्वान महान बना दिया भारत का संविधान। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम चमन सिंह चौधरी। चमन सिंह चौधरी साहब, आज जो आपका ये प्रोग्राम हो रहा है, जो भीम उत्सव हो रहा है, उस उत्सव को लेकर सबसे पहले आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो बाबा साहब को धन्यवाद करता हूं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। बाबा साहब हमारे देश में ऐसे एक महापुरुष हुए हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। आपके हाथ में माइक है तो मैं बोल रहा हूँ, तो ये सब बाबा साहब की देते हैं। बाबा साहब की किस बात से ज्यादा आप जो है ना प्रभावित, जो सबसे ज्यादा आपको दिल को टच करने वाली? बाबा साहब की सबसे प्रभावित जो बात है कि शिक्षा में फोकस करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दाढ़ोगे। आपने एजुकेशन में क्या किया है? मैंने तो मंदिर टाइम में 12वीं फेल की थी। अच्छा, उस समय सन 86 में। बच्चों को क्या पढ़ाया है? मेरी बड़ी बेटी एडवोकेट है, छोटे बेटे ने इंजीनियरिंग की है, छोटी जो सबसे छोटी बेटी है वो मास कम्युनिकेशन कर रही है, अभी 3rd ईयर में, सेकंड ईयर में है। उसने फर्स्ट यूनिवर्सिटी टॉप की है। मेरी छोटी बिटिया ने यूनिवर्सिटी टॉप की है मास कम्युनिकेशन में। मेरी छोटी बिटिया सालू सिंह ने यूनिवर्सिटी टॉप की है। कौन सी यूनिवर्सिटी? अच्छा। तो मैंने बच्चों को शिक्षा में फोकस दिया है, बच्चों को जो है शिक्षा में फोकस किया मैंने बच्चों को। और जरूरी नहीं है कि माँ बाप अनपढ़ है तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात, जैसे बाबा साहब तो एक समुद्र के समान है, तो वो बात कहीं ना कहीं हमें घर कर जाती है, वो हमारे मन और माइंड में छा जाती है। जिस बात को लेकर के हम उसे पूरी करना चाहते हैं, वह कौन सी बात? एजुकेशन को, एजुकेशन तो बता दिया। और हमें सबसे पहले तो एजुकेशन मस्ट है हमारे लिए। उसके बाद संगठित रहना है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर आप शिक्षित हैं तो आपके पास व्यापार होगा, पैसा होगा, सब कुछ आपके पास होगा। जो कार्यक्रम आपके पीछे चल रहा है, इस कार्यक्रम का क्या फायदा है, यानी कि क्या इससे फायदा होने वाला है, क्या नुकसान? इसका उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, उनको हमें शिक्षा के बारे में और बाबा साहब के बारे में बताना है। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, उनको पता नहीं कुछ भी बाबा साहब के बारे में क्या है, बाबा साहब के क्या है। जब तक यहाँ महिलाएं नहीं आएंगी, आप देख सकते हैं कि पिछली बार से अब की बार महिलाओं की तादाद बढ़ी है, और महिलाएं भी प्रसन्न है उस बात से। बाबा साहब की बात तो पढ़ रही है, ज्ञान की बात तो पढ़ रही है। बाबा साहब ने कितना बलिदान हमारे समाज के लिए दिया है, कैसे परिवार में पले पड़े हैं, ये सब स्थिति सबने देखा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को, जैसा कि आज बाबा साहब का जन्मदिन के इस उपलक्ष्य में? अपना भारत चैनल है, आपके माध्यम से मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने एक चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का आप काम कर रहे हैं। थैंक यू। और एंड में यही कहूंगा मैं कि बाबा साहब नहीं होते तो मेरे देश की हालत क्या होती। अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और मार होती, नारी को सम्मान न मिलता, दासी बनकर रह जाती। अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और मार होती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या मानना है, बाबा साहब का जो उत्सव मनाते हैं, इतना पैसा इतना खर्च करते हैं, तो उसका क्या प्रॉफिट होने वाला और क्या लॉस? पैसा कमाना और खर्च करना, यही एक जिंदगी है। आदमी आता है और चला जाता है, राइट, ठीक है। अगर वो एंजॉय नहीं करेगा, समझेगा नहीं, अपने आने के उद्देश्य को नहीं जानेगा, तो यूजलेस है। तो ये पैसा खर्च करने से कुछ इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस बात पर पड़ने वाला है यदि ऐसे आयोजन होते हैं? इससे जागरूकता आती है समाज में। कैसी जागरूक? हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया। हाँ, राइट। और वो जागरूकता इतनी दूर तक जाती है, मन के भाव और आपसी भाईचारे को बढ़ाती है। आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत के ही एक विशाल और व्यक्तित्व नहीं है, वो पूरे संसार के व्यक्तित्व है। दूसरा मुझे लगता है कि एक हमारा जो एक यूनिटी में आने का एक साथ जो है, वो बहुत बड़ा जो प्रयास है वो सफल होता है। बिल्कुल सफल होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबा साहब के जो गाइडलाइंस है ना,
वो इतनी इंस्पायरिंग है कि हर किसी को प्रेरित। बाबा साहब की किस बात से ज्यादा प्रभावित है? मैं बाबा साहब की सबसे इम्पोर्टेंस, जो सबसे मेन बात को प्रायोरिटी देता हूँ, वो उनकी एजुकेशन। उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में एजुकेशन को नहीं छोड़ा। वो हमेशा पढ़ते रहे और दूसरों को यही इंस्पायर करते रहे कि आप भी पढ़िए। अच्छा, क्या कैसी भी परिस्थितियां रही हो उनके साथ या किसी के साथ भी, लेकिन मनुष्य जो इस धरती पे आता है वो ज्ञान लेने के लिए आता है। अच्छा, और वो ज्ञान हमेशा आगे कंटिन्यू करते रहना चाहिए। क्या एक बात बता सकते हैं, मैं सवाल कर सकता हूँ क्या आपसे? बिल्कुल करिए। बाबा साहब ने 4 विषयों पे, मतलब 3 विषयों पे PhD किया, लेकिन 4 यूनिवर्सिटियों से। बाबा साहब ने बहुत सारी डिग्रियां उनके पास थी और मेरे को लगता है आज की हमारे जो टॉप मोस्ट हायर एजुकेशन वाले कैरेक्टर्स रहे हैं इंडिया के, उनमें से वो टॉप 5 में आते हैं। मैं PhD की बात 32 डिग्रीज उन्होंने ली थी और वो ये कोई सामान्य बात नहीं है। जो 4 जगह से उन्होंने PhD किया, क्या उनके बारे में आपको पता है? मैं पहले PhD से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जी, और उसके बाद मैं डिस्क्राइब करूंगा। मेन प्रायोरिटी हमारी ये है, मैं बाय प्रोफेशन एज अ टीचर PhD इंग्लिश हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम हर समाज में, बात समाज की नहीं है, बात हमारे सोसाइटी की है। आई मीन टू से कि सभी लोग शिक्षित बने, सभी लोग भाईचारे से रहें, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझे। यही बाबा साहब का मेन एम था लाइफ का। अच्छा, टीचर कहाँ पे हैं? मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में टीचर हूँ। सर, आपका क्या मानना है इस त्योहार को लेकर, इस उत्सव को लेकर के? हम तो नहीं मान रहे हैं जी। आपका पहले परिचय? हमारा परिचय, मैं मास्टर खेमचंद के नाम से जाना जाता हूँ, कस्बे का रहने वाला हूँ मैं। यही मुरादनगर का ही हूँ, यहीं से ही। मास्टर खेमचंद और मैं यहीं से ही हूँ। और ये पार्क जो बनवाया ना, मैंने अपनी उसमें ही पूरी बलाते जी, मेरे इस पार्क में मैंने अपनी आज तक मेरे निशान जब मैंने ये लगवा दी, यही चोट लगाई जब मैंने झोड़ता था, जब ये झोड़ था हमने बलिदान पूरा दिया। ऐसे उत्सव होते रहने चाहिए या नहीं? बिल्कुल होने चाहिए यार। आज जब तक जुड़े हुए हम, जब हमने अपनी चोट लगवाई आज तक भी ठीक ना हो। हमने झोड़ में मूर्ति लगवाई और हमारे जो खिलाफ थे हमारे चेयरमैन साहब दामोदर दास जी थे, उन्होंने कुछ बात इस तरह की बात करी थी, उनके खिलाफ हम लड़े के हमारे संविधान में ये थे। सर, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम सतपाल गौतम है, मैं खोड़ा कॉलोनी से आया हूँ जी। मेरा कहना ये है युवाओं के लिए कि बाबा साहब जिस दिन पहले दिन स्कूल गए उसी दिन से उनकी रैंकिंग शुरू हुई। और बाबा साहब जब तक भारत में पढ़े, जब तक हर दिन उनकी रैंकिंग हुई। ये बहुत बड़ी बात बताई आपने। तो आज के बच्चों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत से बच्चे बीच में 2-4 दिन रैंकिंग हुई और उससे परेशान होकर हमारे या तो घर बैठ जाते हैं या कुछ गलत कदम हो, या आत्महत्या वगैरह। हाँ, तो मैं ऐसे बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि कम से कम थोड़ा टाइम निकाल के बाबा साहब की जीवनी को देखें और ये देखें कि उन्होंने किस स्थिति में शिक्षा प्राप्त करी और हमारे समाज को गड्ढे में से एकदम ऊपर पहुंचाया। बाबा साहब की किस बात को, कौन सी बात है जो आपको क्लिक करती है? बाबा साहब की एक भी बात ऐसी नहीं है जो हमें क्लिक ना करती हो। बाबा साहब की हजारों लाखों बातें ऐसी हैं, अब हम याद भी नहीं रख सकते। हाँ, वो ऐसा व्यक्तिगत पूछा जा रहा कि आपको कौन सी बात प्रभावित करती है? नहीं, बाबा साहब के बारे में अगर कुछ भी हम कहते हैं तो सूरज को दिया दिखाते हैं। ठीक है जी। मेरे को तो उनका नाम ही प्रभावित करता है। मेरे को तो उनका नाम ही प्रभावित करता है। बाबा साहब के बारे में कुछ भी कहना बहुत बड़ी बात है। और बाबा साहब का जब तक दुनिया रहेगी बाबा साहब का नाम रहेगा। अभी तो भारत में है, पूरे विश्व में रहेगा। पूरे विश्व में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये लो, आप ये ले लो। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? सर, राजकुमार जी, आज इस उत्सव को लेकर क्या कहेंगे? सर, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है मुरादनगर के अंदर। पहले भी हुआ है, उससे भी अच्छा प्रोग्राम है और बहुत परिवार के साथ हम लोग आए हैं, आज भी और कल भी रहेंगे। बाबा साहब की कौन सी बात आपको ज्यादा प्रभावित करती है? आपकी
सारी बातें मुझे अच्छी लगती है। मैं बाबा साहब के विचारों पे ही चलता हूँ। मैं किसी भी कर्म कांड पे विश्वास नहीं करता हूँ और मैं बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलता हूँ। और मेरे परिवार में ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, उसका क्या फायदा है? कार्यक्रम का फायदा ये है कि हम अपने समाज को जागृत कर रहे हैं। बाबा साहब ने यही कहा था कि आप समाज को, जो शिक्षित लोग हैं, समाज को ज्यादा से ज्यादा जगाओ। ज्यादा बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि इतना पैसा खराब कर रहे हैं, इतना पैसा कहीं दूसरी जगह खर्च करें। इसके जरिए हम एक अपनी यूनिटी भी दिखा रहे हैं समाज को। जो हमारे एंटी लोग हैं उनको दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर इतनी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। एक यूनिटी का संदेश जाता है, जो विरोधी पार्टी उनके लिए एक संदेश जाता है कि हमें यूनिटी दिखा रहे हैं कि हम सब इकट्ठा हैं। बहन जी, आप क्या कहेंगे बाबा साहब के इस उत्सव को लेके, या बाबा साहब के जीवन से यदि कोई बात आपको प्रभावित करती है? बाबा साहब के जो ये प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा है। आज पिछले साल भी हुआ था, हम आए थे, और इस साल भी बहुत अच्छा, कल भी आएंगे। कौन सी बात आपको ज्यादा प्रभावित करती है, अच्छी लगती है? बाबा साहब की तो सारी बात ही अच्छी है, सभी अच्छी है बात। कुछ ऐसी बात है हो आपके मन में कि हाँ भाई उन्होंने ये कानून बनाया, ये महिलाओं को हिंदू कोड बिल दिया, इस तरीके की? हाँ, ये बाबा साहब को सिद्धांत महिलाओं को हिंदू कोड बिल दिया, जहाँ पहले महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता था। वर्ग की महिलाओं को आज जीने का अधिकार है और आगे बढ़ने का, परंतु अपने समाज की जो समाज की महिलाएं वो सब नहीं मानती हैं कि हमको बाबा साहब ने ये अधिकार दिया। उनको वो भ्रम में है, वो अभी वो नहीं जान पाई, वो अनभिज्ञ है, जानती नहीं है। संविधान नहीं पढ़ा उन्होंने सही, संविधान पढ़ ले तो जान जाएंगी वो सही से। बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर अभी सर, सबसे पहले तो जय भीम आपको। जय भीम सर। जो है मैं दीपक भारद्वाज नेहरू स्मारक विद्यालय इंटर कॉलेज पुराना में पढ़ाता हूँ, और मैं इस कार्यक्रम में आमंत्रित था, तो बाबा साहब का 133वीं जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे आया, और काफी सारे प्रोग्राम थे, बहुत ही अच्छे लगे, और यहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें मिली, क्योंकि शिक्षा पे जब तक जोर नहीं दिया जाएगा किसी भी समाज का कहीं से भी कोई उद्धार नहीं हो पाएगा। सर, बाबा साहब के बारे में आप कब से जानते हैं? बाबा साहब के बारे में तो हम लगभग जब 10वीं क्लास में पहुंचे उसके बाद ही हमको सही ढंग से उनके बारे में जानकारी मिल पाया, क्योंकि हम लोग एक ग्रामीण बेस में रहे हैं, तो उतनी हम लोगों को बहुत जानकारी नहीं मिलती। लेकिन जब ये आए 10वीं क्लास में तो समझ में आया कि अच्छा ये बाबा साहब थे। बाबा के साहब की देन है कि लोग शिक्षित हो पा रहे हैं, चाहे महिलाएं हुए, चाहे पिछड़ा वर्ग हुआ, चाहे जो भी समाज रहा, आज उनके बल पे बहुत सारा जो है भारत विकास कर रहा है। बाबा साहब की कौन सी बात आपको क्लिक करती है सबसे ज्यादा? बाबा साहब की सबसे बड़ी हमको बात ये लगती है कि बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलना है, और ज्यादा से ज्यादा हमको शिक्षा पे जोर देना है। शिक्षा पे किसी भी समाज का विकास होना असंभव है। बाबा साहब ने तीन विषय और 4 डिग्रियां, 3 विषय जिन पे पीएचडी किया, 4 जगह से, और लेकिन काउंट होते हैं 3। क्या आप जानते हैं उसके बारे में? नहीं, देखिए फिलहाल उतना डिटेल में तो, जैसे डिग्रियां उन्होंने काफी विदेशों से ली है। इकोनॉमिक्स में उन्होंने पीएचडी किया, और फिर उन्होंने लॉ में भी पीएचडी किया, और जो लगभग जैसे आप कह रहे हैं 3 में तो हम भी जानते हैं, लेकिन और चौथी डिग्री के बारे में हमको बहुत कम जानकारी है। एक डिग्री जो आपने बताया इकोनॉमिक्स से 2 जगह से उन्होंने पीएचडी किया था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और एक जो है जो अमेरिका की वो है यूनिवर्सिटी, उससे, तो उनसे किया था। तो और बाबा साहब के बारे में और कुछ बताना? बाबा साहब के बारे में हम उनके पूरे जीवन परिचय का जो हमने पढ़ा है, और बहुत उनका संघर्ष बहुत जो विपरीत परिस्थितियों में रहा है, और उस परिवेश में निकल कर जो समाज को उन्होंने दिया वो बहुत ही सराहनीय रहा है, और उनके पदचिन्हों पर ही हम लोगों को चलना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम का क्या इफेक्ट पड़ने वाला? लोग कहते हैं कि मतलब इससे नुकसान है, तो क्या नुकसान देख पा रहे हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नुकसान नहीं है। इससे जो है समाज को जागरूकता फैलेगी कि बाबा साहब के बारे में जो हम लोग थोड़ा सा देरी से जान पाए, उससे हम और बच्चे जो आए हैं लोग जल्दी जान जाएंगे। ऐसे कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है। ज्यादा बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि पैसों का इन्वेस्टमेंट है, पैसे खराब हो रहे हैं, इससे ज्यादा तो कुछ और करना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसे की बात नहीं है कि पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, ऐसी कुछ बात नहीं है। जागरूकता है, हमको बाबा साहब के बारे में जानना
चाहिए, नहीं जान रहे हैं तो ऐसे कार्यक्रम करके लोगों तक पहुंचाना चाहिए। सर आप किस चीज के टीचर हैं, सब्जेक्ट? हम हैं जो है पढ़ाते तो कला है हम, और ड्राइंग पढ़ाते हैं? जी जी सर। कहाँ पे? हम पढ़ाते हैं नेहरू स्मारक विद्यालय इंटर कॉलेज सुरान में पढ़ाते हैं। रहने वाले हैं मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर है। सर हमारा जो एजुकेशन हुआ है और बनारस में हुआ है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। सर मेरी तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट। ये हमारे सर हिंदी के टीचर हैं, ये राम नारायण सर हैं। आपका अच्छा रहा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया रहा। दीदी आज इस कार्यक्रम को लेकर सबसे पहले मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। इस कार्यक्रम को लेकर मैं ये कहूँगी कि ऐसा ही कार्यक्रम पूरे देश विदेश में मनाया जाए। आज बाबा साहब का जन्मदिन है, सभी को बहुत अच्छी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे मनाया जाता है, हर गांव हर देश में ऐसे ही बाबा साहब का जन्मदिन बड़े उत्साह उल्लास के साथ बनाया जाए। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। ज्यादा बुद्धिमान लोग तो कहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम ना होना चाहिए, जो पैसे का जो है वो उसका नुकसान है, इस तरीके का कार्यक्रम ना मनाए। देखो समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, कोई तो कहता है अच्छा है, कोई कहता है बुरा हुआ। जो हमें अच्छा लगे वो काम करना चाहिए। हमें अच्छा लग रहा है तो हमें इस तरीके से करना चाहिए, उन्हें जैसा अच्छा लगे वो। बाबा साहब की एक बात बताओ जो आपको क्लिक करती है, जो आपके मन को छू जाती है। बाबा साहब की एक बात यह है कि बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर और हमारे लिए और हमारे समाज के लिए और ज्यादातर लेडीजों के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया और अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। उनसे महान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, ना है ना समाज में ना होगा। मुझे उनकी ये सबसे बड़ी बात लगी कि उन्होंने बहुत आज उन बातों को देखते हुए आप अपने जीवन में क्या निर्णय ले रहे हैं? मैं उन सबको देखते हुए मैं भी ये चाहती हूँ, जितना भी मेरा जीवन बचा है मैं बाबा साहब के चरणों में उनके सम्मान में बिताना चाहती हूँ, जैसे बाबा साहब ने किया, और उनके विचारों पर चलना चाहती हूँ। आप क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, ये होना चाहिए हर 14 फरवरी हर गांव में होना चाहिए था। बाबा साहब की कौन सी बात आपको क्लिक करती है? मुझे सबको शिक्षित बनना चाहिए। हम प्रचार करते हैं गांव में जा जाकर, हम ये बताते हैं कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा, हम हर बार आते हैं। हम सोचते हैं कि और गांव में से और लोग भी आए, देख के बाबा साहब को जाने। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने और मैं मानता हूँ कि दीदी जो बात हमें बाबा साहब की क्लिक करती है वो हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुजारिश करूंगा कि मंच केवल अतिथियों को दे, बाकी साथी बिना नाम लिए मंच खाली करें। मुझे किसी का नाम लेना पड़े ये अच्छा नहीं है, शोभनीय नहीं है। केवल अतिथियों को मंच दें। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मास्टर नरेंद्र जी निवासी ग्राम सोंडा अपना भारत न्यूज चैनल के हमारे एडिटर मास्टर नरेंद्र सोंडा जी, देवपाल भाई से गुजारिश करूंगा मंच पर बैठे। देवपाल भाई मंच पर।
स्थान में, आपके लिए स्थान है जी। सभी साथी सूरज भाई इधर हुआ अरे वहाँ कैमरा कहाँ है? इसकी लाइट बंद कर दो। वहाँ साथियों, रविंद्र मास्टर जी शीघ्रता के साथ अपना कार्यक्रम करेंगे। अपना भारत न्यूज चैनल के एडिटर मास्टर नरेंद्र जी कुछ लोगों को सम्मानित करने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज यहाँ से ऐसे 3 व्यक्तियों का नाम जो हमारी टीम ने अपना भारत न्यूज की तरफ से उनके कार्य को देखकर, उनकी ईमानदारी को देखकर, जो रात दिन मेहनत करते रहते हैं, 3 साल से हमारी टीम उनको नोटिस कर रही है और बड़ी जुझारूता से, ईमानदारी से वो कार्य कर रहे हैं, बिना निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं और इनकी जितनी तारीफ की जाए वो वास्तव में कम है। मैं मानता हूँ यदि मैंने या हमारी टीम ने उन नामों को सेलेक्ट किया है तो जब बारी बारी से उनका नंबर आए तो हमें बताना कि हमने वो नाम ईमानदारी से नोटिस किया है या हमने उसमें पक्षपात किया है। तो सबसे पहले जो मैं बहुत लंबे समय से नोटिस कर रहा हूँ, हमारे आदरणीय सम्मानित डॉक्टर रामकिशोर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और मंच पर सामने खड़े हो जाए। दूसरा नाम है हमारे आदरणीय सम्मानित बहुत लंबे समय से एक कोषाध्यक्ष पद पर बने रहे हैं हमारे बाबूजी चांद किशोर जी, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। हमारा अपना भारत न्यूज चैनल उनको भी सम्मानित करता है। और तीसरा नाम है जो पिछले 2023 में जो अध्यक्ष पद पर उन्होंने अपना बहुत ही अच्छा कार्य किया और अपनी टीम को सुचारू रूप से उन्होंने अपने उसमें रखा और अपनी टीम को एक दिशा देने का कार्य किया। हम उनके काम से, हमारा अपना भारत न्यूज चैनल उनके काम से बहुत प्रभावित है। मैं इन तीनों महान शख्सियत का सलाम करता हूँ, सैल्यूट मारता हूँ और तीनों आए और हम उनको सम्मानित करता हूँ। रोहतास कुमार जी आए, सभासद जी। हेलो जी सर, डॉक्टर साहब आपका एक गिफ्ट हमारे पास काफी दिन से रखा था, मगर जब मैं अभी यहाँ कहना था अभी तो टाइम ही नहीं दे पा रहे। बाबूजी आपका एक गिफ्ट ये भी है, मेरे काफी दिन से अपना भारत न्यूज चैनल के माध्यम से जो सम्मान दिया गया है, हम कोशिश करेंगे तो जीवन भर उसी तरीके से हम कार्य करते रहे। वैसे तो आप सभी सम्मान के पात्र हैं। बाबा साहब की जयंती में आप सबका पूर्ण सहयोग है, किसी का समय का सहयोग है, किसी का आर्थिक सहयोग है, जो जैसा कर सकता है वो आप सबने किया। मैं सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं सभी को आगे बढ़ाते हुए आप सभी को जय हिंद। अपना भारत न्यूज चैनल में हम 3 आदमियों को जो सिलेक्ट किया है, हम 3 को भी किया है। हमारी जितनी भी समिति के सदस्य हैं, जो भी हमारे साथ काम करते रहते हैं, उन सबका ही सम्मान है। सब लोग 96-97 से जुड़ा हुआ हूँ और मैं देखता हूँ रोहतास जी इतने कर्मठ कार्यकर्ता है, इतनी मेहनत करते हैं। अभी आज सुबह 6:30 बजे मेरे पास टेलीफोन आया, अरे भैया नालिया
गाड़ी बना ली, यहाँ जाना तो 6 बजे से बैठता हूँ। ऐसे ही सबको टेलीफोन कर करके बुलाया, सारी कमेटी के सदस्य को, और सारी कमेटी के सदस्य यहाँ आए, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। तो ये सम्मान हम 3 को नहीं, सबको है, और हमारे सारे समाज को है। सारा समाज मदद करता और हमारे साथ, हमारे पे विश्वास करता है। हम इस विश्वास पर खड़े उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बड़े भाई चांद किशोर जी। माननीय मंत्री जी, गांधी जी प्राण त्याग देने मर जाएंगे तो कस्तूरबा जी ये जानती थी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नारी का सम्मान करता है। अपने पति के प्राण मांगने के लिए बाबा साहब की शरण में कस्तूरबा जी गई और जाकर के बाबा साहब के चरणों में सर झुका दिया, लेकिन बाबा साहब ने सर झुकने नहीं दिया। पहले से पहले ही कस्तूरबा जी को पैरों तक नहीं जान दिया। बाबा साहब जानते थे, कस्तूरबा जी जानती थी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नारी का सम्मान करते हैं। और बाबा साहब ने कहा, कस्तूरबा जी कहो भीमराव जी, आप पैरों में सर, मेरे पैरों में सर डाले नहीं, क्योंकि मेरा अपमान होगा। मैंने नारी समाज को हमेशा उच्च स्तर दिया है और आप मेरे चरणों में सर झुका रही है। मैं अच्छा नहीं लगता, मेरी बात सुनिए। आप कुछ नहीं है, ये बात बता मत पैरों में सर केरो, अपमान भीम का होगा। सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीम का होगा। सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीम का होगा। पैरों में सर केरो, अपमान भीम का होगा। सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीम का होगा। सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीम का होगा। अपने हैं अपने घर में, जहाँ अपना काम करूँ मैं। सुहाग बचा लो मेरा, हर चरणों शीश करूँ मैं। सुहाग बचा लो मेरा, हर चरणों शीश करूँ मैं। जब अपने हैं अपने रब का, जहाँ अपना काम करूँ मैं। सुहाग बचा लो मेरा, हर चरणों शीश करूँ मैं। सुहाग बचा लो मेरा, हर चरणों शीश करूँ मैं। इस बात से नहीं डरूं मैं, इस बात से नहीं डरूं मैं। और बात भीम का होगा। सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीम का होगा। सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीम का होगा। टैलेंट लगाना कोई बात नहीं है। बाबा साहब के चरणों में कस्तूरबा जी ने कहा, मैं जानती हूँ तुम नारी का सम्मान करते हो। आज मेरे पति का प्राण बचाकर मेरी झोली में सिंदूर दान कर दो,
कैसे भला कैसे बात मानी और यही लड़ाई लड़ते मैं चलते चलते मैं शीश धरूं कदमों पे ना कालो सर का साया मैं शीश धरूं कदमों पे ना कालो सर का साया यही लड़ाई लड़ते 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 मैं शीश धरूं कदमों पे ना कालो सर का साया मैं शीश धरूं कदमों पे ना कालो सर का साया कभी कभी तो से घबराया कभी कभी तो से घबराया कभी कभी तो से घबराया और मोहन भी क्या होगा सिंदूर डाल देखो सामने सीधा होगा सिंदूर डाल देखो सामने सीधा होगा सर पे हो और काम भीम का होगा सिंदूर दान में देखो ऐसा में भीम का होगा सिंदूर दान में देखो ऐसा में भीम का होगा मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती कहिए कस्तूरबा जी देखिए मैं और किसी बात से नहीं डरती मैं तो इसी बात से डरती हूँ कि कहीं मेरे सुहाग को कुछ हो ना जाए क्योंकि उन्होंने अनजन ग्रहण करने का जो फैसला लिया है कहीं मेरे सिंदूर को कुछ हो ना जाए। देखिए कस्तूरबा जी आप कुछ भी कहिए और आपका ये बात है कि मैं दलितों का हितकारी हूँ ये नहीं है मैं तो पूरे भारत का हितैषी हूँ। ठीक है मैं मानता हूँ मैं दलितों के लिए कुछ करना चाहता हूँ लेकिन पूरे भारत की भलाई मेरी कलम में लिखी है मेरी बात सुनिए कह दीजिए भरी भारत की चाहिए झोली में समझौता मैं आशा करके आई झोली में समझौता मैं आशा करके आई दलितों का हितकारी और भरी भारत की चाहिए झोली में समझौता मैं आशा करके आई झोली में समझौता मैं आशा करके आई दलित करेंगे समाई दलित करेंगे समाई सिंदूर सामने देखो ऐसा नसीब का होगा सिंदूर सामने देखो ऐसा नसीब का होगा। बाबा साहब के स्पीच में हमारे अमरजीत बिट्टी जी 500 रुपए खुश होकर दे रहे हैं और 500 रुपए हमारे मंत्री जी 500 रुपए से बाबा साहब के इस
को 500 रुपए से हमारी पार्टी को सम्मान देते हैं। हम बार बार धन्यवाद करते हैं। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली देखिए कस्तूरबा जी, कह दीजिए भीमा जी, आप जो चाह रही है वो बिल्कुल नहीं हो सकता। और एक बात सुनिए, कह दीजिए हमें हमारे विनोद वैशाली जी, हमारे मौजूद के चेयरमैन जी 500 रुपए से बाबा साहब के इस भजन को हमारी पार्टी ने धन्यवाद दे रहे हैं। हम बार बार सम्मान करते हैं। चेयरमैन साहब करते हैं बड़ा तुम सोच रही हो कि मैं समझौते पे दस्तखत कर दूं? कस्तूरबा जी, ये मत भूलिए कि ये हक मुश्किल से हक मिलता है। कभी हक बिना लड़ाई के कभी नहीं मिलता। और आप सोच रहे मैं काम कर दूं? भीमराव जी, मेरा कहना मान लीजिए। मेरी बात सुनिए, कह दीजिए मुश्किल से हक मिलता है, अपना हक मैं खो दूं। तुम कसम है भीमा माँ की, मैं बार बार याद दूं। तुम कसम है भीमा माँ की, मैं बार बार याद दूं। बाबा साहब को कस्तूरबा जी ने माता भीमा बाई की कसम दे दी, उस माँ की कसम दे दी जिस माँ ने मरते वक्त वचन दिया था, ऐ मेरे भीम, ऐ मेरे लाडला, अगर जिंदगी में कहीं तुझे छोड़ छोड़ना पड़े या कलम मोड़नी पड़े तो ऐसी जगह मोड़ना जहाँ किसी के प्राण बचते हो। और माँ माता भीमा बाई को वचन देते बाबा साहब, वही कस्तूरबा जी ने कह दी कि तुम्हें कसम है माता भीमा बाई की, अगर मेरे सिंदूर की लाज नहीं रखी। क्या बात है, माँ की कसम को सुनकर के बाबा साहब की आंख नम हो गई और कस्तूरबा जी ने कह दिया, जाओ आज माता भीमा बाई का वचन पूरा कर रहा हूँ। पहली बात तो मेरे ही साथी मेरे साथ के ही पहले ही मना कर रहे थे, मैं तो डर रहा था। लेकिन आज माता भीमा बाई का वचन कैसे कह दिया बताओ, क्या कह दिया बताओ। मुश्किल से हक मिलता है, आज अपना हक मैं खो दूं। तुम्हें कसम है भीमा माँ की, मैं बार बार यहाँ रो दूं। तुम्हें कसम है भीमा माँ की, मैं बार बार यहाँ रो दूं। हरि राम बात सुनी माँ की, हरि राम बात सुनी माँ की, अब प्यार भी सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीमता होगा। सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीमता होगा। भीमता होगा। सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीमता होगा। सिंदूर दान में दे दो, एहसान भीमता होगा। बहुत ही सुंदर रागनी के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला भाई शिक्षित जी ने। हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भाई गोपाल हरि जी तो मोदी नगर, आज हम उस महापुरुष की 133वां जन्मदिवस मनाने के लिए आपके बीच में हैं और उसी में
हमारे मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर से चलकर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी भी आपके बीच में हैं। साथियों, बाबा साहब का गुणगान जितना किया जाए उतना कम है। उन्होंने तो इस देश के करोड़ों शोषितों, पीड़ितों, दलितों का जो गुलामी की जंजीरें थी उनको काटने का काम किया है और समाज में महिलाओं को बराबर का दर्जा देने का काम किया है। हम बाबा साहब का गुणगान तो करते हैं, लेकिन उस महान लेडी का गुणगान नहीं करते जो बाबा साहब की धर्मपत्नी थी, रमाबाई अम्बेडकर जी, जिन्हें बाबा साहब प्यार से लामो कहकर पुकारते थे। एक समय था जब बड़ौदा के महाराज ने बाबा साहब को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने के लिए लंदन में भेजा, तो बाबा साहब के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र बीमार हो जाता है, रमाबाई अम्बेडकर कोई साधन नहीं था, गोबर चुप कर उसके उपले पात कर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करती थी और जो पैसे बचते थे वो बाबा साहब की पढ़ाई के लिए रख लेती थी। कुछ समय बाद उनका पुत्र बीमार हो जाता है, वो की दवाई वगैरह कराती हैं, लेकिन पैसा इतना होता नहीं जो बड़े अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज करा दे। ऐसा समय आता है कि उनके पुत्र का निधन हो जाता है, लेकिन वो बाबा साहब को सोचना है। टेलीग्राम होते थे। वो अपने घर पर आए तो उन्होंने कहा कि रामो, बच्चे मुझे नहीं दिख रहे हैं, बच्चे कहाँ हैं? तो उन्होंने चुपचाप रही और खामोश होगी। बाबा साहब ने फिर कहा कि रामो बताओ बच्चे कहाँ हैं, दोनों पुत्र कहाँ हैं? तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं कि बीमारी के कारण दोनों पुत्रों का निधन हो गया। बाबा साहब रोने लगते हैं कि रामो तुमने बहुत बुरा किया है कि मुझे टेलीग्राम तक नहीं दिया। तो रमाबाई अम्बेडकर कहती हैं कि बाबा साहब, यदि मैं आपको टेलीग्राम करती तो आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती थी, बाधा पड़ सकती थी और आप बीच में छोड़कर आ जाते, लेकिन मैं नहीं चाहती थी। मेरे दो पुत्र मरे हैं, यदि आप पढ़ाई छोड़कर आ जाते तो इस देश के कई करोड़ दलित मर जाते, इसलिए मैंने आपको कोई टेलीग्राम नहीं दिया। बाबा साहब फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो साथियों, महिलाओं, एक वो महिला थी रमाबाई अम्बेडकर, आपको भी ऐसा बनना चाहिए। पुरुषों ने शिक्षा में तरक्की की है, आप भी अपनी बेटियों को पढ़ाओ और रमाबाई अम्बेडकर जैसी बनाओ। ऐसा बड़ा दिल रखने वाली वो माता रमाबाई अम्बेडकर, मैं बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर उन्हें भी नमन करता हूँ, सचेत नमन करता हूँ कि ऐसी महिला को सीट झुकाकर नमन किया जाए तो बिल्कुल नहीं है। साथियों, मैं आज की इस जयंती के शुभ अवसर पर इन आयोजकों ने मुझे बोलने का समय दिया। माननीय मंत्री जी के समक्ष मैं मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, यहाँ के आयोजकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मोदी नगर के चेयरमैन विनोद वैशाली जी और रामकिशन प्रधान जी पहले जिला पंचायत के मेंबर भी रहे हैं और हमारे 25 साल से पार्टी में कार्यकर्ता हैं। देवपाल हरित जी और बहुत ही शानदार संचालन कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हमारे पुराने मित्र हैं भाई बबली जी, सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन, हमारी मातृशक्ति वीरपाल जी ने विस्तार से बताया। मैं बाबा साहब के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर ये कहना चाहता हूँ, उस महान पुरुष का कल जन्मदिन है
जिन्होंने राजा और रंक दोनों को एक समान दर्जा देने का काम किया। एक वोट का अधिकार दिया। एक राजा की वोट भी उतना ही काम करती है और एक फकीर की वोट भी उतना ही काम करती है। ये सम्मान, ये अधिकार बाबा साहब ने दिया, संविधान बनाया। और बाबा साहब कहा करते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा मेन चीज शिक्षा है। सभी बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंत्री जी भी सुबह से कई प्रोग्रामों में ढेर लगे हुए हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत सारी चीजें जल्दबाजी में ऐसे भूल गया। अब धन्यवाद चौधरी साहब। ये तमाम साथी का मन का सीन है ना, कई कई घंटे स्पीच दे सकते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण थोड़ी थोड़ी देर में 2-2 मिनट में अपना वक्तव्य देकर समाप्त कर रहे हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा मोदी नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन श्री विनोद कुमार जाटव जी उर्फ वैशाली, तो हमारे बीच में है, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, मंच पर आ चुके हैं। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। जय भीम। सौभाग्य तो मेरा है कि आप बाबा साहब के आशीर्वाद से और इस मंच से मैं बोल रहा हूँ। मंच पे उपस्थित हमारे बीच में हमारे कैबिनेट मंत्री अनिल जी, साथ में बैठे बिड्डी जी, ओ भैया, ओ भाई, तो धन्यवाद दूंगा इस समिति का जिसने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। रामकिशन जी, गोपाल भैया, बाहर से भी आए सभी अतिथि। हमारे शेख सिंह जी इतना अच्छा वर्णन करके आपके मनोरंजन के साथ सुना रहे थे। हम सब तो बीच में मेरे ख्याल से बाधा सी लग रहे होंगे, लेकिन कुछ बात दिल की थी और जरूरी आपके बीच में करनी थी कि अगर बाबा साहब ना होते तो शायद हम दो जो आज यहाँ बैठे हैं, एक कैबिनेट मंत्री हैं, मैं मोदी नगर से चेयरमैन हूँ, वो संभव ही नहीं हो पाता, निश्चित ही नहीं पाता। उनका आशीर्वाद है कि आज मैं मोदी नगर से चेयरमैन हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है। हमारे यहाँ से असीम जी भी मंत्री है, मतलब इस टाइम सेंटर में 12 मंत्री है। ये सब बाबा साहब का ही आशीर्वाद है। बाबा साहब ने हम को जयंती अमर साल बनाते हैं, लेकिन उनको दिन पे दिन हमें उनका वर्णन भी करना चाहिए कि बाबा साहब हमसे क्या देके गए थे, क्या चाह रहे थे। बाबा साहब के 3 मंत्रों में से एक मंत्र हमें कौन सा भी मान लेंगे तो हमारा जीवन हो जाएगा। शिक्षा मान लें, संगीत मान लें, संगीत मान लें। बाबा साहब का वर्णन सभी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उनको हम अपनी जिंदगी में उतारें और बाबा साहब के जो सपने अधूरे रह गए थे हम पूरे करने का प्रयास करें। इतना ही निवेदन करना था। लेट हो रही है, 10 बज गए, आचार संहिता का शायद माहौल चल रहा है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री जी को बुलाने से पहले हमारे बड़े भाई और इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और इस बार ही नहीं हर बार बहुत ही सराहनीय उनका योगदान रहता है, भाई रोहतास कुमार जाटव जी, सभासद पूर्व सभासद नगर पालिका मुरादनगर, और वरिष्ठ हमारे साथी भाई रोहतास जी अपने शब्दों में कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री जी का समय न लेते हुए एक मांग, हालांकि चुनाव का माहौल है, हम मांग पत्र हम दे नहीं रहे, लेकिन आपके संज्ञान में डालना चाहते हैं। जो हमारे बाग के बराबर में डॉक्टर BR अम्बेडकर पुस्तकालय एवं वाचनालय की जमीन अलॉटमेंट है, हमारी मांग बहुत दिनों से लंबित है। हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं और आपका मुरादनगर की जनता पर यह एहसान होगा कि आप एक बेहतरीन सभागार, आप इस जमीन में, जबकि GDA ने अलॉटमेंट कर दिया है, नगर पालिका से NOC चली गई है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी कलम है। बाबा साहब का आपका एहसान है, आप प्रदेश में मंत्री हैं, आपका एहसान हमारे मुरादनगर के समाज पर होगा कि आप सीट से सीट जब अगली बार
सभागार आज समाज को समर्पित करते हुए इतना ही निवेदन करें और हम आपका ऋण उतारने का प्रयास करेंगे। जय भीम, जय भारत। साथियों, आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे भाई सभासद साथी ने क्या डिमांड माननीय मंत्री जी से की है। हालांकि चुनाव का समय है, माननीय मंत्री जी घोषणा भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनसे अनुरोध किया गया है और हमें भरोसा है निश्चित रूप से वो हमारे इस मांग को स्वीकार करेंगे। अब मैं माननीय मंत्री जी को सीधे बुलाना चाहूंगा। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अनिल कुमार जी, पीछे जाओ, तुम सब पीछे जाओ, उधर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे। परम पूज्य बी आर अम्बेडकर जी अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कल 14 अप्रैल को विश्व रत्न भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। ओ भैया, उसकी पूर्व संध्या पर आयोजित इस बड़े ही सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाज के साथ हमारे अपने समाज मोबाइल रखे, तेरे पास ही फोन है, यह कहे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी मैं सभी का सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। सभा में उपस्थित तमाम सभी बच्चों का, हमारे बड़ों का, नौजवान साथियों का, हमारी माताएं बहनें हैं, मैं सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पर जब इधर आएंगे आसीन समिति के जो अध्यक्ष हैं रामकिशन प्रधान जी, ठीक है दीदी, बढ़िया। जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं बरली जाटव जी, रोहतास सभासद जी, संचालन कर रहे डॉक्टर रामकिशोर गौतम जी, विनोद प्रधान जी, महेश मुखिया जी, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं विनोद जी, नीचे से गुलशन निशा चौधरी जी, मुकेश धामा जी, देवपाल हरीश जी, चेयरमैन साहब हमारे बिड्डी साहब, नंद किशोर जी, देवेंद्र हिमानी जी, कोषाध्यक्ष और गौतम जी, तमाम कमेटी के और अन्य तमाम सभी सदस्य और मंच पर आसीन चेयरमैन साहब तस्वीर में है और मेरे साथ चलकर आए जनपद मुजफ्फरनगर से हमारे तमाम कई साथी हैं। मेरे प्रधान भी है, श्याम सिंह गौतम जी हैं, सुबोध भाई है, हमारे गोपाल वकील साहब हैं, उनके भाई दरोगा जी हैं और तमाम लोग हैं भाई जो भी है, सब लोग सभी का अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस पूर्व संध्या पर मैं आप सब लोगों को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और अपने दल की ओर से सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आपके साथ में जा रही है लड़की, आज पापा के साथ जाऊंगा, हम जो भी कुछ हैं पापा के साथ जाएंगे हम, बोलो बाबा साहब की वजह से है, हाँ, मामा के साथ संविधान में मिले अधिकारों की वजह से है। आज तमाम लोग हमारे जो आज हमारा समाज इतना आगे बढ़ा है आजादी के बाद से, उसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष है। अगर वो संघर्ष न करते तो आज शायद हमारा समाज इतना आगे न बढ़ता। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनको विचारों को सुनने के लिए, उनके विचारों को समाज में हम कैसे बढ़ाएं,
कैसे उनके विचारों का अनुसरण करें, इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। प्रत्येक वर्ष हम लोग जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम करते हैं, अनेकों महापुरुषों की जयंती मनाने का काम करते हैं, इसलिए कि हम उनके रास्ते पर चले। लेकिन आज मैं ये कहूंगा इस मंच से कि सभी साथी बाबा साहब के विचारों पर चलने का काम करें, विचार गोष्ठियां भी करें, शोभा यात्रा भी निकालें और कैसे हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपना सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे हम बता सकते हैं कि बाबा साहब ने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए। जैसे भाई शेख चिल्ली जी ने अपने गाने के माध्यम से बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण उसका करने का काम किया। आज जितने भी अधिकार हैं, आज जितने भी हमारे बड़े लोग हैं, अगर बाबा साहब ने संविधान में हमारे लोगों को आरक्षण की व्यवस्था ना की होती तो शायद आज हमारे बड़े बुजुर्ग नौकरियों पर भी ना होते। सबसे बड़ा हथियार हमें उन्हें रिजर्वेशन का दिया, जिसके कारण हमारे बड़े बुजुर्ग नौकरियों पर गए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। ये बड़ा अधिकार बाबा साहब ने देने का काम। दूसरा अधिकार उन्होंने वोट का अधिकार दिया। एक गरीब आदमी की वोट का अधिकार की भी वही कीमत है और एक अगर कोई धनाढ्य व्यक्ति है उसकी वोट की कीमत का भी वही अधिकार, वही कीमत बराबर है। ये बड़ा अधिकार वोट का दिया। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार हम लोगों को वोट का है। हमें अधिकार है अपने रहनुमा का चुनने का, अपने जमाने चुनने का, अपनी मनपसंद सरकार चुनने का। ये अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। आज अगर आपका भाई एमएलए है, आज मैं अनिल कुमार तीसरी बार विधायक हूं, लेकिन रिजर्वेशन की सीट पर आता हूं। रिजर्वेशन की सीट का अधिकार हमें किसने दिया? इस देश के संविधान ने दिया। अगर रिजर्वेशन की सीटें ना होती तो आपके एमपी एमएलए में शायद ना होते, आपकी बात रखने वाला कोई ना होता। ये सबसे बड़ा अधिकार भी संसद में जाने का, विधानसभा में जाने का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दे रखा। आज एक मैं मिनिस्टर के रूप में आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। ये बहुत बड़ा सम्मान है, एनडीए की सरकार में हम लोगों को मिला है। चलो, और इसका विशेष हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, नेताओं का विशेषकर आभार व्यक्त करना चाहिए आदरणीय जयंत चौधरी जी का। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी दलित के बेटे को, आपके बेटे को, आपके भाई को पहली बार सन 52 से लेकर आज तक पहली बार कैबिनेट में बैठने का मौका मिलेगा। पहली बार ये श्रेय जाता है आदरणीय जयंत चौधरी जी को। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, हमारी पार्टी में 9 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के, सभी लोग काबिल हैं। किसी पर सवाल खड़ा हम नहीं कर सकते, लेकिन जब 5 तारीख में शपथ लेने का समय आया, मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश में हुआ, तो आदरणीय जयंत चौधरी जी का मेरे पास फोन आता है 4 तारीख में। मैं उस समय अपने क्षेत्र में था, विधानसभा पड़ती है मेरे मुजफ्फरनगर में, मैं अपने क्षेत्र में था। क्षेत्र में फोन आता है जयंत चौधरी जी का, वो कहते हैं कि अनिल कहाँ हो? मैंने कहा साहब मैं तो अपने क्षेत्र में हूँ, शादी ब्याह कर रहा हूँ। कहने लगे, उन्होंने मजाक के ले जाए मुझे कहा कि सूट वूट सिलवाया आपने? मैंने कहा साहब मैं तो सूट नहीं सिलवाया। कहना मैं आपके समाज को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा हूँ आपके माध्यम से। मैं समझा नहीं। कहने का आप लखनऊ जाओ, क्षेत्र छोड़ो, और कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, मैं आपके समाज को ताकत देना चाहता हूँ, आप मंत्रिमंडल में जाकर कैबिनेट की शपथ लेने का। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, ये नेता की सोच पर निर्भर करता है। जिस नेता के साथ आप जुड़े हो, जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, ये वहां पर निर्भर करता है। यदि जयंत चौधरी जी के दिमाग में हमारे समाज के लोगों के प्रति दर्द ना होता, या उनके दिलों और दिमाग में हमारे प्रति कोई जगह ना होती, तो क्या शायद मैं अनिल कुमार मिनिस्टर बनता? नहीं बनता। लाइमलाइट में बहुत लोग थे,
टीवी पर पट्टी भी और लोगों में चल रही थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैं बीएसपी से भी 10 साल विधायक रहा हूँ। 2007 में फर्स्ट टाइम MLA बना था और उसके बाद 12 में पढ़ा, 17 का भी चुनाव लड़ा, 17 का चुनाव हार गए, चौथा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल से लड़ने का काम किया। तो साथियों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम जहाँ जुड़े हुए अपने आदमियों को वहीं मजबूत करने का काम करो। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपकी कोई बात है किसी प्रकार की है, उस बात को हर प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम करता हूँ। मैं समाज के तमाम लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, हर प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम करो। अभी मैंने आदरणीय जयंत चौधरी जी का एक सम्मान समारोह किया था मुजफ्फरनगर के अंदर। मुजफ्फरनगर के अंदर एक सम्मान समारोह किया था, वहाँ हजारों लोग हमारे समाज के इकट्ठा हुए, उन्होंने सम्मान किया। आदरणीय जयंत जी ने वहाँ दो मुख्य बात कही कि मैंने अनिल कुमार को ताकत दी है, मैंने अनुसूचित समाज को ताकत देने का काम किया अनिल कुमार के माध्यम से। आपका समाज बहुत दिनों से राजनीति में उपेक्षा का शिकार हो रहा था, मैंने अनिल कुमार के माध्यम से आपके समाज को ताकत देने का काम किया। और मैं आह्वान करता हूं कि आपके जो मुद्दे हैं, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, उन मुद्दों को अनिल कुमार के माध्यम से मेरे पास आप आइए और लाइए। मैं उन मुद्दों को सरकार के प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम करूंगा। ये आदरणीय जयंत चौधरी जी ने कहा, ये बड़ी बात है। दूसरा, मैं एक और बात कही उस सभा में मुजफ्फरनगर के अंदर कि 2 अप्रैल 2018 को एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक SC/ST एक्ट के खिलाफ एक शिथिलता उसमें आ गई थी उनके आदेश के अनुसार। उसको कम प्रभाव हो गया था, उसको प्रभावी करने के लिए हमारे लोगों ने आंदोलन किया था पूरे देश के अंदर, जिसमें हमारे 13 बच्चे शहीद हो गए थे। यहाँ भी आंदोलन हुआ था मोदी नगर में, मुजफ्फरनगर में एक लड़का शहीद हो गया था, मेरठ में दिक्कत हो गई थी। तो सैकड़ों लोग के खिलाफ मुकदमे कायम है। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि जो समाज के बच्चों के खिलाफ, समाज के लोगों के खिलाफ जो मुकदमे कायम है 2 अप्रैल 2018 वाले, हम चुनाव के बाद में उन मुकदमों को वापस कराने का काम। ये बड़ी बात उन्होंने कही। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई मैं जहाँ हूँ आप मुझे ताकत देना काम करें। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से समाज के लोगों का, आपका कोई भी काम होगा, कैसा भी होगा, जिसे आप समझते हो कि अनिल कुमार जी के लायक है, तो मैं 24 घंटे समाज के लिए तैयार हूँ और समाज से बाहर कभी ना मैं रहा ना रहूँगा। समाज बड़ी चीज होती है, पद तो आनी जानी चीज है, ये तो टेम्परेरी चीज है। मैंने पदों का भी महत्व नहीं दिया, मैंने हमेशा अपने नेताओं को और अपने समाज के लोगों को महत्व देने का काम किया है। इसीलिए आज आप तीसरी बार विधायक हो। तीसरी बार विधायक बनना कोई आसान बात नहीं होती, अपने आप को खपाना पड़ता है, अपने आप को क्षेत्र में लगाना पड़ता है। हमारे पास तो सीट बदलने का भी ऑप्शन नहीं है। सामान्य सीट पर लड़ने वाले लोग तो कई बार जो है विरोध होने में सीट चेंज कर लेते हैं, लेकिन हमें एक ही सीट पर लड़ना पड़ता है, वही संघर्ष करना पड़ता है, वही जीतना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, भाई मेरे लायक कोई बात हो, मैं 24 घंटे तैयार हूँ। आप सब लोगों ने जिस दिन में लखनऊ से शपथ लेकर आया था, आप सब लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ, बड़े उत्साह के साथ में स्वागत करने का काम है। एक ऐतिहासिक स्वागत आप लोगों ने करने का काम किया था। मैं समाज के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अनिल कुमार के लायक कोई बात होगी, मैं उस बात के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। और बाबा साहब की कल जयंती हम लोग मनाएंगे, उसकी पूर्व संध्या पर सब आप लोग इकट्ठा हुए, इतने माताएं बहनें तमाम बच्चे सब लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं, उनके बातों पर, उनके विचारों पर चलने का काम करें। मेन बात यह है, बाबा साहब ने सबसे बड़ा उनका नारा था, सबसे जो नारा था उनका था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाने का काम करें। आज कहीं ना कहीं हमारे समाज में कुरीतियां जो बढ़ती जा रही हैं, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं नशे की तरफ चल रहे हैं। अपने बच्चों को समझाने का काम करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये बड़ी बात है, मैं इस मन से नहीं कहना, लेकिन जरूरी है एक जिम्मेदार के नाते लगता है मुझे कहीं ना कहीं हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, गुरु रविदास जी की जयंती मनाते हैं, लेकिन जो संदेश हम गाँव में रह रहे हैं शोभा यात्राओं के माध्यम से, इन गोष्ठियों के माध्यम से जो समाज में संदेश हम देना चाहते हैं, वो संदेश हमारा पूरा नहीं जा पाता। उस संदेश को कैसे पूरा जाए,
कैसे हमारे समाज में जो कुरीतियां आज उत्पन्न हो रही है उनको कैसे दूर करें, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए, ताकि हमारा समाज के बच्चे जो इस देश का भविष्य है वो आगे बढ़ सके। इसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से हम सब लोगों को, हमारे बड़ों को लेनी पड़ेगी। मैं ये आह्वान आप लोगों को करना चाहता हूँ और उपस्थित तमाम सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों ने सम्मान दिया, तमाम मंच पर आसीन लोगों का बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और तमाम सभी लोगों को धन्यवाद करके बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम हमारा ये समाज, हमारी बहनें, हमारी माताएं सब करेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने साथियों से, तो माननीय मंत्री जी और माननीय मंत्री जी के साथ आए हुए तमाम अतिथियों का स्वागत करेंगे सम्मान प्रतीक देकर। भाई डॉक्टर अंबेडकर विकास एवं समाज कल्याण समिति के हमारे अध्यक्ष जी रामकिशन प्रधान जी, डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति के हमारे अध्यक्ष भाई बबली जाटव जी, उपाध्यक्ष भाई रोमकिशोर प्रधान जी, भाई राकेश गुजर जी, भाई अरुण कुमार जी, सुरेश जी और भाई नितिन सभासद जी और भाई रोहतास कुमार जाटव जी, तमाम साथी आकर के हमारे माननीय मंत्री जी और अब हमारे दूसरे हमारे अतिथि भाई विनोद वैशाली जी चेयरमैन साहब का स्वागत करेंगे हमारे साथी, और चौधरी अमरजीत जी का भी स्वागत साथ साथ करेंगे।